चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो खैर अभी तक आपका जो चल रहा था वो इंट्रो वाला पार्ट था। इंट्रो वाला पार्ट की हमें पॉलिटी को पढ़ने के लिए किन जो की पॉइंट्स की जरूरत है वो सारी चीजें हमने समझ ली। अब बार बार जो आपको ये शब्द आते हैं ना, जैसे कि आपके अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये अब आपको परेशान नहीं करेंगे जहां तक मेरी उम्मीद है, उन लोगों को जिन लोगों ने पढ़ा है, ना कि उन लोगों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज आगे। तो आज हमें दरअसल स्टार्ट करने हैं भारत का संवैधानिक विकास। क्या स्टार्ट करना है? भारत का भारत का संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास। हाँ, अच्छा, बहुमत के प्रकार। चलो इसको कर मैंने फिर बता देते, ठीक है, तीनों एक बार बता देंगे। अब स्टार्ट हो जाने दो, ठीक है। बहुमत के प्रकार रह गए आपके। बहुमत के प्रकार थोड़ा टाइम बचेगा तो हम करवा देंगे, कुछ नहीं है उसमें। साधारण बहुमत हो गया, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत है, ठीक है। तो अब स्टार्ट हो जाने दो, क्रम को मत तोड़ो, ठीक है। चलो, भारत का संवैधानिक। तो आज दरअसल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। इस भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए हमें समझना होगा थोड़ा इतिहास। हमें इतिहास के पन्नों को समझना होगा। इतिहास बहुत इतिहास, अब कहते हैं इतिहास कैसे कहते हैं, तो भाई गड़े मुर्दों को उखाड़ना। तो हम कुछ गड़े हुए मुर्दे उखाड़ेंगे और देखेंगे, पूछेंगे उनसे, बताओ, ठीक है। दरअसल हमें समझना क्या है, भारत के संविधान का जो विकास हुआ वो किस तरह से हुआ, उसको हमें समझना है। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, फीड उसी में जाते हैं ना, क्लाइमेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रीकैप, पुराना, फ्लैशबैक में। सही पकड़े हैं भैया जी। कहाँ पर जाना है? फ्लैशबैक में। तो चलो आपको लेके चलता हूं मैं फ्लैशबैक में, ठीक है। तो दरअसल भारत के संवैधानिक विकास का जब क्रम शुरू होता है तो वो होता है आपका कहां से, ईस्ट इंडिया कंपनी। दरअसल एक कंपनी थी भारत में, भारत में नहीं, पहले हम देखें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना हुई थी, नहीं, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1599 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? सितंबर 1599 में स्थापना हुई। लेकिन तब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं तो किसी दूसरे नाम से हुई थी, एक बहुत बड़ा सा नाम, उस नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बाद में फिर 1600 में फिर क्या होता है, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। इसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी 31 अक्टूबर सन 1600, इसको एक फरमान जारी मिला, एक फरमान जारी किया गया था, ठीक है। वो किया था महारानी एलिजाबेथ ने। महारानी एलिजाबेथ ने 31 अक्टूबर सन 1600 ईस्वी में भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया कि आप जाओ और आप भारत में क्या करो, व्यापार करो। वो जो अधिकार पत्र वो किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ ने। महारानी एलिजाबेथ ने 31 अक्टूबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया। क्या दिया? अधिकार पत्र। ये जो अधिकार पत्र है ये किस लिए दिया था? तो ये दिया था भारत सहित पूर्वी देशों में, भारत सहित पूर्वी देशों में व्यापार हेतु, व्यापार हेतु। ये जो पत्र दिया था, अधिकार पत्र, वो दिया था महारानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ। क्या नाम था उनका? एलिजाबेथ। एक सेकंड, महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने क्या दिया था 31 अक्टूबर सन 1600 ईस्वी में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको?
इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया कि आप भारत सहित पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते थी। महारानी एलिजाबेथ ने यह अधिकार पत्र दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 अक्टूबर सन 1600 ईस्वी में भारत सहित पूर्वी देशों में व्यापार हेतु। ठीक है, भारत सहित पूर्वी देशों में व्यापार हेतु दिया। अब ये जो कंपनी थी इसका उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? हाँ क्या था? वही जो आप बोल रहे हो वही बताओ, क्या है? व्यापार करना। अगर मैं कहूं व्यापार का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। लाभ मतलब धन कमाना, कह सकते हैं व्यापार करना। अगर मैं व्यापार करने की जगह डायरेक्ट लिख दूं धन कमाना, व्यापार किस उद्देश्य से करते हो आप भी व्यापार करोगे धन कमाने के उद्देश्य से। तो अगर मैं सीधा सीधा उद्देश्य लिख दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ धन कमाना। ठीक है, तो जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत किस उद्देश्य के साथ आई थी? धन कमाने के उद्देश्य से। और ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने अधिकार पत्र दिया था 15 वर्षों के लिए। 31 अक्टूबर को जो अधिकार दिया था वो कितने वर्षों के लिए दिया गया था? पहले 15 वर्षों के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, सन 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में ये जो अधिकार था वो 15 वर्षों की जगह बढ़ाकर कर दिया था अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए ये कि आप अनिश्चित काल तक भारत और पूर्वी देशों में क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। ठीक है, 31 अक्टूबर सन 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए दिया गया था। फिर सन 1609 ईस्वी में इसे बढ़ाकर महारानी एलिजाबेथ ने कितना कर दिया? अनिश्चित काल के लिए कर दिया। इसका उद्देश्य दरअसल था क्या? धन कमाना। इसका उद्देश्य दरअसल धन कमाना था। जब इस कंपनी ने धन कमाया तो ये आर्थिक रूप से मजबूत हुई। क्या हुई? आर्थिक रूप से मजबूत। क्या होता है कि ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार किया। व्यापार किया इसको कई गुना मुनाफा हुआ। पहले शुरुआत में ऐसा हो रहा था कि इसको मुनाफा थोड़ा कम हो रहा था, फिर इसने कपड़ों के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाए और इसको काफी मुनाफा हुआ। जब इसे मुनाफा हुआ तो ये धीरे धीरे ये कंपनी क्या होने लगी? मजबूत हुई आर्थिक रूप से, क्योंकि इनका मुनाफा बढ़ रहा था। जब ये कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती गई तो इन लोगों ने, इस कंपनी ने क्या किया, ऊपर कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, इस कंपनी ने क्या किया, जब ये कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत हुई तो इसने भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राजनीतिक गतिविधियों में, भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब जैसे जो भी भारतीय राजा थे, भारतीय राजाओं के कुछ मामले हैं। भारतीय राजा में पता है जैसे एक राजा है तो दूसरे राजा के साथ उसका कुछ ना कुछ विवाद चल रहा होगा, या राजा है तो राजा के जो प्रशासन है, जो राजा के और भी नीचे होंगे, वो चाहते होंगे कि हम इस राजा को हटा के दूसरी जगह हम राजा बन जाए। तो कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया कि अब उन राजाओं की जो राजनीति थी उनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। दो राजाओं के बीच में मिल गए, एक राजा की तरफ से दो राजाओं को लड़वा रहे हैं। किसी राजा से कह रहे हैं कि हम आपको राजा बनवा देंगे, जैसे हम आपको राजा बनवा देंगे, आप उस राजा को हटाने में हमारी मदद करो, है ना। तो अब जब वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे तो भारतीय राजाओं के साथ इनका मतभेद शुरू हो गया। भारतीय राजाओं के साथ इनका क्या होने लगा? अब टकराव होने लगा। अब वो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे मान लो आपके घर कोई आया, ठीक है, आपके घर कोई मेहमान बन के आया। अब आपके घर में मेहमान बन के आए, उसके बाद वो आपके घरेलू कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, फिर आप चिड़चिड़ापन होने लगेगा। आप कहोगे आप जिस काम के लिए आप आए हैं आप वो काम करो और पतली गली से निकलो, यही बोलोगे आप। ये किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से, धन कमाने। तो आप राजा ने कहा आप व्यापार करने के लिए आए, आप व्यापार करो, हमारी क्या राजनीतिक गतिविधियां हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा वो घरेलू मामला आप उसमें मत पड़ो। लेकिन ये उंगली करने लगे बार बार। जब इन्होंने हस्तक्षेप किया भारतीय राजनीतिक गतिविधियों में तो इनका टकराव होता है भारतीय राजाओं के साथ, और टकराव होता है, वो टकराव इस स्तर पर पहुंचता है कि भारतीय राजाओं से अंग्रेजों और भारतीय राजाओं को युद्ध शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजों के भारतीय राजाओं से क्या होने लगते हैं? भारतीय राजाओं से युद्ध होने लगते हैं। ये टकराव इस स्तर पर पहुंच जाता है कि उनके बीच में क्या होने लगता है? युद्ध। जब युद्ध होता है इन दोनों के, युद्ध होने लगते तो इसी क्रम में कई सारे अंग्रेजों के और भारतीय राजाओं के बीच में युद्ध हुए। लेकिन इतिहास में दो युद्ध हैं जो निर्णायक युद्ध थे।
जो हमारे संवैधानिक विकास के क्रम की दृष्टि में समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो हम उन दो युद्धों की बात करेंगे। एक तो युद्ध था आपका, वो हुआ था 23 जून सन 1757 को। 23 जून सन 1757 को एक युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या है? पलासी का युद्ध। बहुत अच्छे, क्या नाम? पलासी का युद्ध। और एक युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर सन 1764 को। 22 अक्टूबर अक्टूबर सन 1764 को, उसका नाम क्या था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध थे जिसने भारतीय इतिहास की राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। ये जो ऐसे युद्ध थे, हम कहें तो भारत में निर्णायक साबित हुए, जिन्होंने भारत में सन 1947 तक अंग्रेजों की जड़ों को जमा कर रख दिया है ना। जिसमें पहला युद्ध पर अगर हम चर्चा कर लें, पहला युद्ध आपका कौन सा है? पलासी का युद्ध। ठीक है, एक युद्ध आपका कौन सा? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 23 जून सन 1757 को। ये जो पलासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज, या हाँ, अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी एक तरफ, और वर्सेस किसके बीच? भारतीय राजा। भारतीय राजा में थे नवाब। कौन थे? नवाब। अंग्रेजों की तरफ जो सेनापति था इनका, वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और जो नवाबों की तरफ से जो सेनापति, जो नवाबों की तरफ से जो लड़ रहे थे, वो थे नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। इस नवाब सिराजुद्दौला के दो मुख्य सेनापति थे। एक थे मीर जाफर और एक थे दुर्लभ राय। दुर्लभ राय। ठीक है, एक कौन थे? दुर्लभ राय। ये जो युद्ध था, कौन सा युद्ध था? पलासी। पलासी के युद्ध में एक तरफ तो थे, पलासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। इस पलासी के एक तरफ कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ से नवाब, बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के दो मुख्य सेनापति थे, मीर जाफर और दुर्लभ राय। अब क्या होता है, अंग्रेजों ने, ये जो अंग्रेजों ने मीर जाफर और दुर्लभ राय को अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफर को और दुर्लभ राय को अपनी तरफ मिला लिया। इस पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की सेना थी 50,000 और अंग्रेजों की सेना थी मात्र 3,200। फिर भी इस युद्ध को नवाब सिराजुद्दौला हार गए। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में मीर जाफर और दुर्लभ राय ने गद्दारी कर दी थी नवाब सिराजुद्दौला के साथ, धोखा दे दिया था उन्हें। इसीलिए कहा जाता है कि मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन। मुनाफिक बोलते हैं झूठे को, धोखा देने वाले को। तो कहा जाता है कि मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। और यही हुआ और नवाब सिराजुद्दौला हार गए पलासी का युद्ध। इस पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना मात्र कितनी थी? 3,200। और नवाब सिराजुद्दौला की सेना कितनी थी? 50,000। तुम्हें लगता है कोई मुकाबला था नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में? लगता है कोई मुकाबला था? नवाब सिराजुद्दौला, अगर ये दो गद्दार ना होते, ये जो दो गद्दार, कौन है ये गद्दार? ये गद्दारी करे है, गद्दारी करे मीम्स देखे, गद्दारी करे ले। इन दो लोगों ने क्या कर दी? गद्दारी। इन दो लोगों ने गद्दारी कर दी। उस गद्दारी की वजह से ये जो 50,000 की जो सेना थी, हथियार डाल दिए उसमें 3,200 लोगों के सामने। मात्र कितने थे? 3,200 सैनिकों के सामने 50,000 की सेना हार गई। और ऐसे नहीं आ रहे नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा, अपने बीवी और बच्चों को बचाकर, अपने बीवी बच्चों को उठाकर उन्हें युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। पूरा पलासी का युद्ध, मतलब नवाब इतना ताकतवर, वो अपनी जमीन पर लड़ रहा है, लेकिन सब क्या हुआ था कि ये जो गद्दार थे, इन गद्दारों ने गद्दारी कर दी थी। कौन थे? मीर जाफर और दुर्लभ राय। इन दो की गद्दारी भारत के इतिहास में इतनी घातक सिद्ध हुई
कि इन्होंने हरा दिया कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। फिर इसके बाद आएगा सन 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी हार जाएंगे भारतीय राजा। और बक्सर का युद्ध वो ऐसा युद्ध होगा जो भारत के इतिहास में निर्णायक होगा। भारत के इतिहास की न केवल राजनीतिक गतिविधियों को आर्थिक दृष्टि से हर तरीके से ये कमजोर कर देगा। और भारत में सन 1757 से लेकर, अगर हम कहें सन 1757, सन 1764 से लेकर 1947 तक ये युद्ध क्या करेगा, अंग्रेजों की जब विजय होगी तो इनकी जड़ें जमा देगा। अंग्रेजों की जड़ें जम गई, अंग्रेजों की जब जड़ें जम जाएगी फिर अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो जाएंगे भारत पे और भारत को क्या बना लेंगे, गुलाम। अगर इतिहास में हम ये दो लोग ना होते, मीर जाफर और दुर्लभ राय गद्दारी ना करते, तो ना ही हम प्लासी का युद्ध हारते, नवाब सिराजुद्दौला ना प्लासी का युद्ध हारते। जब प्लासी का युद्ध नहीं हारते तो अंग्रेजों की ताकत क्या हो जाती है, वहीं कमजोर हो जाती है। ना वो 1764 का बक्सर का युद्ध जीत पाते, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं करते लड़ने का। अगर वो एक युद्ध हार, जब 3200 की सेना ने 50,000 की सेना को हरा दिया, तब इनकी ब्रिटेन में बहुत वाहवाही हुई कि 3200 की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की इतनी बड़ी 50,000 की सेना को हरा दिया। लेकिन हकीकत क्या थी, गद्दारी कर दी थी, है ना। ये जाके मिल गए थे, सेना मुख्य सेनापति मिल गए जो पूरे युद्ध की कमान संभाले रहते हैं। बाहुबली मूवी देखी, बाहुबली मूवी में राजा मैन नहीं होता, उसका सेनापति होता है मैन। पूरी ताकत किसके पास होती, सेनापति के पास। और सेनापति जब गद्दारी कर जाए तो पूरी सेना तो किसकी बात मान रही है। अगर ये जो गद्दारी ना करते तो भारत की राजनीतिक गतिविधियां, शायद हम कहते हैं भारत उस तरह से गुलाम ना बनता जैसा बन गया था। क्योंकि प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि 50,000 की सेना भी क्या होती है, हार जाती है। कारण उसका गद्दारी। इसके बाद जब ये प्लासी का युद्ध जीतते हैं, तो प्लासी का युद्ध जीतते हैं, प्लासी के युद्ध जीतने के बाद इनके हौसले अब क्या हो गए, और बढ़ गए। अब इनके हौसले बढ़ गए, ये व्यापार तो कर रहे थे, आर्थिक रूप से भी मजबूत थे। अब इनके जब आर्थिक रूप से मजबूत थे तो इन्होंने अपनी सेना को भी क्या किया, मजबूत किया। अब इनकी सेना में ऐसा नहीं है कि भारतीय शामिल नहीं थे, भारतीय शामिल था। अब इन्होंने बड़ी मात्रा में भारतीय सैनिकों को क्या किया, भरना स्टार्ट किया। अब उस समय आप देखोगे सेनाओं को कुछ वेतन दी जाती थी, ये तो आर्थिक रूप से मजबूत थे तो उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया। और इसके बाद लगभग 22 अक्टूबर सन 1764 को एक और युद्ध होता है। 1764 को कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ये जो बक्सर का युद्ध होता है, इस बक्सर का युद्ध में भी किनके बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच और नवाबों के बीच। इसमें जो अंग्रेजों का सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो। और इसके खिलाफ जो भारतीय लड़ रहे थे, भारतीय राजा था, एक तो थे आपके नवाब, अवध के नवाब। कहां के नवाब, अवध के नवाब। अवध के नवाब थे नवाब शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। और यहीं पे थे बंगाल के नवाब। भारत की देखना, भारत की एक तरफ तीन शक्तियां, तीन बड़ी शक्तियां लड़ रही हैं। एक तरफ अंग्रेज बेचारे अकेले, और एक तरफ भारत की तीन शक्तियां लड़ रही। फिर भी ये युद्ध हार जाएंगे। अवध के नवाब है, अवध पता कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया बताया था, अवध ज्योग्राफी में बताया था। अवध का मैदान उत्तर प्रदेश, लखनऊ वाला क्षेत्र, लखनऊ कानपुर वाला, ये पूरा। अवध की बेगम सुना होगा, है ना। तुम एक शायरी सुनाएंगे अवध पर बाद में। अवध की दोपहरी भी, लखनऊ अवध की दोपहरी भी है, ठीक है, बाद में सुनना। लेकिन अभी देखो, अवध के नवाब कौन थे, नवाब शुजाउद्दौला। और बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। और दिल्ली के मुगल सम्राट थे, दिल्ली के मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इनका मूल नाम था अली गौहर, अली गौहर। शाह आलम द्वितीय की नाम, उपाधि के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पे बैठते थे। एक तरफ कौन लड़ा रहा है, अंग्रेज बेचारे अकेले, और एक तरफ अवध के नवाब, अवध के नवाब की सेना। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, खुद उसका नेतृत्व कर रहे। बंगाल के नवाब मीर कासिम,
दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त फौजें और एक तरफ अंग्रेज की फौजें। और इस युद्ध में अंग्रेज कोई बेईमानी नहीं करते, कोई बेईमानी नहीं की अंग्रेजों ने बिल्कुल ईमानदारी से युद्ध को लड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने इस युद्ध को बिल्कुल ईमानदारी से लड़ा और अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण छुपा हुआ था पलासी के युद्ध में, क्योंकि पलासी के युद्ध जब वो जीत गए तो उनके पास अकूत संपत्ति थी, उनकी सेनाएं बड़ी हो गई थी और वो संपत्ति सारी कितनी खिंच गई थी, बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और शाह आलम द्वितीय की। ये तो पेंशन करता की जिंदगी जी रहे थे, दिल्ली के मुगल सम्राट थे। सन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद से जितने भी बादशाह आएंगे दिल्ली की गद्दी पर, जितने भी बैठेंगे सब कोई लंपट मूर्ख आएगा, कोई एक आएगा रंगीला बादशाह, सब पूरे नशे में और मक्कारी में डूबे हुए मिलेंगे। उन्होंने मतलब पूरी अपनी मुगल सल्तनत को डुबो दिया। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का दबदबा इतना ज्यादा था, जब औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के 250 सालों तक उसकी सल्तनत बिल्कुल हमेशा चलती रही। सन 1707 में मरा था और 1857 की क्रांति के बाद ही कहीं जाके वो पूरी होती है ना। बहादुर शाह जफर को जब रंगून भेज दिया गया तो 250 सालों तक उसने इतना उसने मतलब दबदबा फैला दिया था भारत में कि 250 सालों तक वो बना रहा था। ठीक है, और 50 साल तो आप देखोगे अंग्रेजों ने हाथ उठा के नहीं देखी थी। तो अगर एक इस तरह का कोई, अगर एक क्रूर इस तरह मतलब ताकतवर कोई सम्राट मिल जाता भारत, तो संभावना थी कि भारत गुलाम नहीं बनता, है ना। तो अब ये जो तीन, एक तरफ अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और जब इनका बीच युद्ध होता है तो ये युद्ध हार जाते हैं, बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने कोई बेईमानी नहीं की, बिल्कुल ईमानदारी से लड़े। लेकिन शर्त तो वही है कि पलासी के युद्ध में क्या हुआ, पलासी के युद्ध में उन्होंने जीत लिया। अब उनके पास अकूत संपत्ति थी, धन थे, उनके पास हथियार अच्छे आ गए थे। जब पैसा होगा तो हर चीज आ जाएगी, सैनिक भी उन्होंने रख लिए, हथियार भी अच्छे बना लिए, और ये लोग कमजोर हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ, ये युद्ध हार गए। जब ये लोग ये युद्ध हारे तो ये जो युद्ध है वो निर्णायक साबित हुआ भारत के इतिहास की दृष्टि से। भारत के इतिहास में से एक निर्णायक युद्ध की संज्ञा दी गई है। जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बाद जो भारत में था, भारत में अंग्रेजों की जड़ें 1947 तक जम गई। 1947 में तभी फिर अंग्रेज जाएंगे जब भारत हमारा आजाद हो। इस 1764 में इन लोगों ने क्या कर लिया, शुरुआत की है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध में आप देखोगे, बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है। जब ये बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है। क्या होती है, संधि। ये जो संधि होती है दरअसल संधि नहीं थी वो। अब ये बताओ, अच्छा संधि होगी, संधि मतलब समझौता, ठीक है, समझौता होगा तो वो समझौता जो जीतेगा उसके पक्ष में होगा या जो हारेगा उसके पक्ष में। हाँ, बस बिल्कुल यही हुआ। जीते कौन थे, अंग्रेज थे। अंग्रेज जीते तो अंग्रेजों के पक्ष में ये समझौता था। ये समझौता नहीं था, ये संधि नहीं थी, ये थोपी गई संधि थी, ये मजबूरी थी। ठीक है, अब इस संधि हुई और संधि हुई थी 12 अगस्त सन 1765 को। कब हुई थी, 12 अगस्त सन 1765। इस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, संधि का नाम क्या था, इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो दीवानी अधिकार थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो अब जो भारत के जो नवाब थे उनसे ले लिए अंग्रेजों ने। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिए, अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए। ठीक है, अंग्रेजों ने ले लिए। दीवानी पता है कैसे कहते हैं, दीवानी, दीवानी मस्तानी हो गई, नहीं पता दीवानी, दीवानी मस्तानी, बाजीराव मस्तानी नहीं देखी, उसमें गाना है मैं तो दीवानी मस्तानी हो गई, तो वही वाली दीवानी है। चलो
दीवानी किसे कहते हैं? दीवानी अधिकार। दीवानी कहते हैं राजस्व वसूलने के अधिकार को। क्या कहते हैं? उर्दू का शब्द है ये, क्या है? राजस्व वसूलने का अधिकार। राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवानी अधिकार कौन सा है? राजस्व। राजस्व पता है क्या किसको कह रहे हैं? टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन करना। टैक्स, लगान, दोगुना लगान वसूलेगा, यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब दोगुना लगान वसूलेगा। अब लगान, टैक्स वसूलना, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में। किसके हाथ में आ गया? अभी किनके पास था? नवाबों के हाथ। तब जब तक नवाब के हाथ था, भारत के लोग भारत के लोगों से टैक्स वसूल रहे थे, तो वो समझते थे एक दूसरे की समस्याओं को। लेकिन अब अंग्रेज वसूलने लगे, किससे? टैक्स, भारत के लोगों से। अंग्रेजों के पास राजस्व वसूलने का अधिकार आ गया। कौन सा अधिकार आ गया? दीवानी अधिकार। इसको याद रखना, ठीक है? राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास जब ये आया, क्या होगा? अंग्रेजों के पास आ गया राजस्व वसूलने का अधिकार। इसी बीच में क्या होता है? सन 1765 है ना, इसी बीच में सन 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव है फिर से भारत आता है। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है। ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक है? बंगाल का प्रथम गवर्नर बनकर, ठीक, प्रथम गवर्नर, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है, भारत पहले कब था? वो 1757 में, प्लासी के युद्ध में, ठीक है? नवाब सिराजुद्दौला से लड़ रहा था। फिर वो चला गया कहां पर? ब्रिटेन चला जाता, लंदन चला जाता। उसके बाद सन 1765 के आसपास इसकी फिर से वापसी होती है भारत में। और जब ये भारत में आता है तो भारत में एक व्यवस्था को शुरू करता है जिसका नाम है द्वैध शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको इस तरह समझ लो, दोहरी शासन व्यवस्था। क्या? दोहरी शासन व्यवस्था। अब ये दोहरी शासन व्यवस्था है क्या? अभी तक क्या हो रहा था? राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास था? नहीं, अंग्रेजों के पहले राजा नवाबों के पास। वही राजस्व वसूलते थे, वही प्रशासन चलाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास, ठीक है? तो इस द्वैध शासन व्यवस्था के तहत क्या किया गया? जो संचालन है, जो प्रशासन का संचालन है, उसको दो भागों में बांट दिया उन्होंने। हम कह रहे हैं ना दोहरी शासन। अब इस शासन व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया। एक तो था जैसे सरकार भी, आपने देखा होगा, सरकार क्या करती? टैक्स भी वसूलती और प्रशासन भी कर रही है अधिकारियों के माध्यम से। कर रही नहीं कर रही है ना? टैक्स भी वसूलने का काम करती और प्रशासन भी कर रही। इसी तरह से इन्होंने क्या किया? इस शासन व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया। एक तो था दीवानी मामले, दीवानी मामले, और एक थे निजामत के मामले। दीवानी और निजामत, ये कुछ अरबी और फारसी के शब्द हैं, ठीक है? निजामत, मामले। दीवानी का अर्थ पता है आपको? राजस्व वसूलने का अधिकार। राजस्व वसूलने का अधिकार। राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास आ गया? देखो, अब इन्होंने शासन को दो भागों में बांट दिए, एक तो दीवानी मामले और एक निजामत। जो दीवानी मामले थे ये क्या थे? राजस्व वसूलने संबंधी मामले। ये किसको मिले? अंग्रेजों को। मिले नहीं, अंग्रेजों ने ले लिया अपनी तरफ। पैसा कौन वसूल रहा है? ये समझ लो धन की वसूली हो रही है अभी। किसकी वसूली हो रही? धन की वसूली। रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा कौन कर रहा? अंग्रेज कर रहा है, ठीक है? एक है आपका क्या? निजामत। टाइम हो गया? तो निजामत के मामले, ठीक है? नहीं, आप लोगों की थोड़ा सा हलचल देख के ऐसा लगता है जैसे टाइम हो गया हो, हलचल होने लगती, ठीक है? तो दूसरे कौन से मामले हैं? निजामत के मामले। एक है दीवानी मामले, कौन से? राजस्व। निजामत बोलते हैं प्रशासनिक मामले। कौन से मामले? प्रशासनिक मामले। प्रशासनिक मामले तो समझ रहे हो, जैसे कि आपकी सेना, सेना हो गया, सेना, सुरक्षा, रख रखाव, न्याय, ये सारी चीजें किसमें आ गई? निजामत में, ठीक है? द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया कि शासन व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया। एक तो थे आपके दीवानी मामले और निजामत, ठीक है? निजामत मतलब प्रशासनिक मामले, जैसे सेना रखना, सेना का देखना कि सेना के पास क्या कमी है, सेना की को जो भी आवश्यक संबंधी जो भी जरूरत है उनकी पूर्ति करना, जो भी भारतीय से संबंधित जो विवाद है उनको सुनना। वो मामले किसको दे दिए? नवाब को। ये किसको दे दिए? नवाबों को। नवाबों को। अब इसमें एक चाल देखो इन लोगों की, अंग्रेजों की द्वैध से।
जो मुख्य जो चीज थी वो क्या था, पैसा। मेन चीज क्या है, पैसा। पैसा होगा तो हर चीज हो सकती। मुख्य चीज को उन्होंने किसके पास रख दी, अपने पास को। और बाकी जो दो कौड़ी के काम थे किनको दे दी, नवाबों को, कि आप पूरी व्यवस्था बनाओ। देखो सेना के पास खाने को है, देखो सेना के पास कपड़े हैं, देखो सेना के पास आवश्यक संबंध है, जो भी कुछ विवाद हो रहे, लफड़े झगड़े हो रहे, तुम सुलझाओ। बाकी जितना पैसा रेवेन्यू आएगा वो कौन रखेगा, हम रखेंगे। अब ऐसी दृष्टि में अंग्रेज मौजूद होंगे या भारतीय नवाब। अंग्रेज क्या होते जा रहे हैं, अंग्रेज मजबूत होते जा रहे हैं, और ये भारतीय ये गरीब होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से भारत को सोने की चिड़िया थी, अब उस सोने की चिड़िया के पंख नोच रहे हैं, ये कट नहीं रहे, नोच रहे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब इसी तरह से क्या होता है, जब दीवानी मामले अंग्रेजों को मिलते हैं, अंग्रेजों को दीवानी मामले मिलते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, लूट खसोट, लूट पाट, एक नंबर की लूट पाट और लूट खसोट करते हो, भारतीयों से जबरदस्ती लगान वसूलते हैं। ठीक है, राजस्व वसूली का अधिकार जब इनको मिलता है, राजस्व वसूली, दीवानी मामले, दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार। ठीक है, दीवानी अधिकार किसको मिल गए थे, अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को मिले, और ये क्या कर रहे थे, राजस्व की वसूली। तो जो भी अंग्रेजों के जो कर्मचारी थे, अंग्रेजों के कर्मचारी और अधिकारी यही वसूल रहे थे। अंग्रेजों के कर्मचारी और अधिकारी क्या कर रहे थे, धन की वसूली कर रहे थे। ठीक है, धन की वसूली कर रहे थे। एक तरफ थी कंपनी, एक तरफ कौन थी, कंपनी। तो अब जो धन की वसूली कर्मचारी अधिकारी कर रहे थे, वो कंपनी के पास उन्हें पहुंचाना चाहिए। किसके लिए काम कर रहे थे, ये कंपनी के लिए। जो भी कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे, कंपनी के लिए। तो अब ये जो धन, जो राजस्व वसूली करते होंगे, वो कंपनी को पहुंचाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। समस्या तो यही थी कि ऐसा नहीं हो रहा था, कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी होते वो राजस्व की वसूली तो करते, लेकिन वो सारा अपना पेट भरते, खुद कंपनी तक नहीं पहुंचाते, कंपनी को पैसे ही नहीं देते। जब वो कंपनी को पैसा नहीं देते, जब वो कंपनी को ये सारी जो राजस्व है वो नहीं देते, तो इससे कंपनी क्या होने लगती, गरीब, कंपनी गरीब, और जो कर्मचारी अधिकारी होने लगते अमीर। जब ये कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी जब लंदन जाते, ब्रिटेन जाते, तो इन्हें कहते बाबू, बाबू सोना जादू टोना। बाला नहीं, बाबू मतलब जैसे कोई गांव में रहता हो और वो शहर से आया हो, बहुत उसकी 1.5-2 लाख की इनकम हो, तो उसको कहते बाबू जी आ गए, है ना। इस तरह से तो उन्हें बाबू टाइप का दर्जा मिला, यार इतनी मतलब कमाई हो रही है इन लोगों की, इतनी कमाई हो रही है ना। अब ये जितना, इतनी घूसखोरी मचा रखी थी इन लोगों ने, इतना भ्रष्टाचार मचा दिया था कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने। भ्रष्टाचार नहीं, अंधा भ्रष्टाचार। और इतना भ्रष्टाचार मचाया कि कंपनी गरीब होती चली गई और ये धनाढ्य होते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि कंपनी दिवालिया के कगार पर आ गई। किसके, कौन से कगार पे, दिवालिया के कगार पर आ गई। दिवालिया मतलब बोले तो कंपनी का दिवाला निकलने वाला। समझ आए कि दिवालिया कैसे कहते हैं, पता है दिवालिया कैसे कहते हैं, दिवालिया की परिभाषा सुनो। दिवालिया उस स्थिति को कहते हैं जब आपकी एसेट कम हो जाए आपकी लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाए और एसेट कम हो जाए। आपकी एसेट जो है वो लाइबिलिटी से क्या हो, कम हो। लाइबिलिटी आई तो आपकी बहुत ज्यादा हो, लेकिन एसेट आपकी क्या हो, कम हो। इसका मतलब आप कर्जों का भुगतान ना कर पाओ। जैसे मान लो एसेट कितनी है आपकी, एसेट तो समझ आ रहा, इतना तो बढ़ चुकी है। एसेट कितनी है, 100 रुपए की, और लाइबिलिटी कितनी है आपके ऊपर, 1000। लाइबिलिटी क्या है, कर्जा, कर्जा है ना, चिंता। एसेट और लाइबिलिटी समझ आ रहा है, कौन किसका एसेट, समझ आ रहा है। ठीक है, तो एसेट कितनी है आपके पास, 100 रुपए की, और लाइबिलिटी कितनी है, 1000। कर्जा कितना देना आपको, आपकी जेब में कितने रुपए है, आप पे कितने का घाटा है, आप कर्ज चुकाने में सक्षम हो या नहीं। तो दिवालिया, इसको बोलते हैं दिवालिया। और कंपनी भी उसी दहलीज पर आ गई थी, दिवालिया होने के कगार पर आ गई। जब कंपनी इस दिवालिया होने के कगार पर आ गई, दिवालिया कब पता चल गया, दिवालिया कैसे कह रहे हैं, ठीक है। अब जब कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई, तो ये कंपनी जाती है अंग्रेजों, ब्रिटेन के, ब्रिटेन सरकार के पास जाती है, और ब्रिटेन सरकार से कहती है कि हमें ऋण दे दो। जब वो कंपनी ब्रिटेन के पास जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के पास जाती है, ब्रिटेन सरकार के पास, और उनसे ऋण की मांग करती है, तो वो जो ब्रिटेन सरकार थी वो चौंक गई, एकदम से अचंभित हो गई कि कंपनी और हमसे ऋण मांग रही।
वो कंपनी जो खुद हमें ऋण दे दे, जिसे इतने ज्यादा मुनाफा हो रहा था सन 1764 में, उसने बंगाल भारत की 3 बड़ी बड़ी महाशक्तियों को हरा दी, इतनी अकूत संपत्ति थी उसके पास, कंपनी के पास। और ऐसा क्या हुआ कि सन 1764 या 1764 से अगर हम ले लो, सन 1764-65 से लेके सन 1772 ये कंपनी जो है, कंपनी जो ऋण की मांग करने कब पहुंचती है ब्रिटिश सरकार से, ये पहुंचती है लगभग सन 1772 में। सन 1772 में जब ये ब्रिटेन सरकार के पास जाती है तो ब्रिटेन सरकार चौंक जाती है कि सन 1765 में तो ये कंपनी बहुत मजबूत थी। ऐसा क्या हुआ कि 5 साल, लगभग 7 सालों में ये कंपनी दिवालिया के कगार पर आ गई। तो इसके लिए फिर ब्रिटेन सरकार ने एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम था गुप्त समिति। उसका नाम क्या था? गुप्त समिति। इस गुप्त समिति से कहा कि आप इस बात की जांच करो, इस गुप्त समिति से कहा कि आप इस बात की जांच करो कि कंपनी जो है दिवालियापन के कगार पर आ पहुंची है, इसके क्या कारण है, क्या कारण है कि कंपनी में को इतना ज्यादा घाटा लग रहा है ना। तो इस गुप्त समिति ने जांच की। दरअसल ये जो जब गुप्त समिति जांच की गई थी उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जो ब्रिटेन के जो पीएम थे, वो थे लॉर्ड नॉर्थ। ये लॉर्ड नॉर्थ साहब क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उन्हीं ने इस समिति का गठन किया, गुप्त समिति का, और उसकी जांच के लिए भेजे। अब आप लोगों को समझ लग रहा होगा कि सर जो ब्रिटेन की सरकार है वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही कंपनी में, तो ऐसी तो कई सारी कंपनियां होंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कंपनी थी इसमें महारानी एलिजाबेथ के भी, जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, महारानी एलिजाबेथ, उनके भी शेयर थे, है ना। कंपनी पता, कंपनी में शेयर होते हैं, शेयर होल्डर, है ना, उनके भी शेयर थे। तो अब लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि आप जांच करो कि ये जो कंपनी है ये दिवालिया होने के कगार पर क्यों आ गई। उन्होंने फिर जांच की, और जांच की तो उन्होंने पता लगाया कि इस कंपनी में तो बहुत भ्रष्टाचार है, जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पारित किया जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। इन्होंने क्या किया, कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए, किसके लिए? रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पारित किया जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मुझे लाना था आपको यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 का, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई, बस। ठीक है, मुझे कहां तक लाना था आपको? इस रेगुलेटिंग एक्ट। पढ़ना हमें यहां से। ये सारी क्या थी? सारा जमीन तैयार की थी पहले। जब कोई काम करते हो आप तो पहले जमीन तैयार करते हो। जैसे मान लो आप किसी से बोलने जा रहे हो 14 फरवरी को, तो पहले आप सारी चीजें करते हो, पहले जमीन बनाते हो कि कैसे जाना है, कैसे करना है, पूरी तैयारी करते ना। ठीक इसी तरह से हमने जमीन बिछाई थी पहले कि सन 1773 का रेगुलेटिंग। आप बाद में ये ना बोलो कहां से आ गया ये, आसमान से हटकर खजूर पे लटका। ठीक है, तो अब इसकी पूरी कहानी आपको समझ आ गई। क्या हुआ था? 2 युद्ध हुए, सन 1757 का और 1764 का। और सन 1764 के युद्ध के बाद दीवानी प्राप्त हो जाती है किसको? अंग्रेजों को, राजस्व वसूलने का अधिकार। और जब राजस्व वसूलने का अधिकार मिलता है तो ये किसानों का शोषण करते हैं, बड़ी मात्रा में किसानों का शोषण करते हैं। आर्थिक रूप से भारत धीरे धीरे कमजोर होने लगता है यहाँ से, है ना। भारत आर्थिक रूप से कमजोर होने लगेगा और जो कर्मचारी और जो कंपनी है वो अमीर होने लगेगी। और इसके बाद से जब 1772 तक आते आते अब कंपनी की भी नैया, अब कंपनी के भी मखाने फेंकने लगते। मखाने फेंकना समझते हैं? तो 1772 तक आते आते कंपनी के मखाने फेंक गए। कंपनी दिवालियापन के कगार पर आ गई है। कहां पहुंची है? ब्रिटेन की सरकार के पहुंची कि माई बाप में ऋण दे दो, हम बर्बाद हो गए, लुट गए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी वो जिसकी तूती बोलती थी भारत में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी तूती बोलती थी भारत में, वो कंपनी अब ऋण मांग रही है किससे? ब्रिटेन की सरकार से। किससे ऋण मांग रही है? ऋण मांग रही है ब्रिटेन की सरकार से, है ना। तो एक मुझे लाइन याद आ रही है उस पर कि वो एक लाइन ऐसी थी, एक लाइन थी ऐसी, भूल गए, अच्छी लाइन थी। हाँ नहीं, अच्छी लाइन थी, खैर बोलना जरूर था लेकिन भूल गया, चलो फिर बाद में बताइए। हाँ
जब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वो थी जिसकी तूती बोल रही थी भारत में, है ना, भारत में तूती बोल रही थी। लेकिन सन 1772 तक आते आते ये कंपनी इस स्तर पर पहुंच गई कि इसका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। जब ये जाती है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ये जाती है कहां पर, ब्रिटेन में, जब ये ब्रिटेन में जाती है तो ब्रिटेन की सरकार अचंभित हो जाती है कि वो कंपनी जिसकी तूती बोलती थी भारत में, इतनी अमीर कंपनी, इतनी शक्तिशाली कंपनी, आज वो हमसे ऋण मांग रही है। ठीक है, तो सन 1772 तक आते आते जब उतनी दिवालिया हो गई तो उसके बारे में मुझे एक लाइन याद आ रही थी, वो ऐसी थी कि सिवाय खाक के बाकी असर निशान से न थे, जमी से दब गए दबते जो आसमां से न थे। वो फिर जमीन से दब गई, वो कंपनी जो दबती है, अपने खुद कर्मचारियों ने उसे दबा दिया। तो उस पर ही वो लाइन थी कि सिवाय खाक के बाकी असर निशा से न थे, जमी से दब गए दबते जो आसमां से न थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के मखाने फट गए, लाई लुट गई, है ना, मखाने फट गए की लाई लुट गई। ठीक है, अब इनको करेंगे बर्बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद होगी उसके बाद सन 1858 में आ जाएगी फिर ब्रिटिश सरकार, डायरेक्ट आएगी फिर, जब 1857 का रिवोल्ट होगा। बहुत सुना होगा आप लोगों ने 1857 की क्रांति, तो समझेंगे उसे हम। ठीक है, देखिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ।